हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी तरह से चल रही होंगी। मित्रों, जिनका एग्जाम हो गया है वे अपनी इस तैयारी की रफ्तार को वे बंद नहीं करे, वे रोके नहीं, वे स्टॉप नहीं करे, वे अपनी तैयारी की रफ्तार को और आगे बढ़ाते रहे और वे आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वे लगे रहे। और जिनकी एग्जाम नहीं हुई है वे अपनी तैयारी की रफ्तार को और बढ़ा दे और काफी जोर शोर से तैयारी करे, क्योंकि उनको अधिक टाइम मिला है तो वे इसका लाभ उठाए। और मित्रों, आज मैं इस क्लास के अंतर्गत सीटेट से संबंधित एक बेहतरीन नोटिफिकेशन देने वाला हूं, एक बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं, जो इस क्लास के अंत में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। और आज के क्लास में हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है वह 5+5 को 5×5 में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए, आपके विद्यालय में, आपके कक्षा में एक बच्चा है जिसको 5+5 दिया गया, तो वह जोड़ को गुना समझता है और गुना को जोड़ समझता है। यानी बच्चा जो है गुना और जोड़ में अंतर नहीं कर पाता है, उसे कंफ्यूजन है। जोड़ और गुना के जो ये साइन है, चिन्ह है, उसमें उससे कंफ्यूजन है। तो ऐसे बच्चे में किस प्रकार के विकार होते हैं, वे किस रोग से ग्रस्त है, वे किस प्रकार के रोग से ग्रस्त है, इन्हें बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में है डिसलेक्सिया। को पठन संबंधित या पढ़ने संबंधित विकार हो या दिक्कत होता हो या कठिनाई उत्पन्न होता हो, वैसे व्यक्ति में ये डिसलेक्सिया होते हैं। यानी जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है, जो पढ़ने में असहजता महसूस करता है, उसमें डिसलेक्सिया होते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधित ये कठिनाई है। फिर क्या है? ये है डिस्प्रैक्सिया। और डिस्प्रैक्सिया क्या है? तो मित्रों, डिस्प्रैक्सिया जो है ये गामक कौशल में क्या करते हैं? ये बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी गामक कौशल से संबंधित ये रोग है या विकार है। तो गामक कौशल होते क्या है? तो गामक कौशल बच्चों के वृद्धि में, विकास में, उसके चलने में, बोलने में क्या करते हैं? ये बाधा उत्पन्न करते हैं। गामक कौशल के द्वारा बच्चे की वृद्धि पे असर पड़ता है, बच्चे बोलने में असहजता महसूस करते हैं, बच्चे पढ़ने में असहजता महसूस करते हैं। यानी बच्चे के शुरुआती दौर को जो प्रभावित करते हैं वे क्या होते हैं? वे होते हैं गामक कौशल, या और गामक कौशल को प्रभावित करने वाले, गामक कौशल को जो प्रभावित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। तो ये डिस्प्रैक्सिया भी नहीं होगा। फिर क्या है यहाँ? अफेजिया। देखिए चौथी नंबर पे, तीसरी नंबर पे बाद में बात करते हैं। अफेजिया। अफेजिया क्या? भाषा संबंधित विकार है। मित्रों, अफेजिया में होता क्या है कि बच्चे या कोई भी व्यक्ति भाषा संबंधित वे क्या करते हैं? कठिनाई महसूस करते हैं। जो मौखिक रूप से अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं या मौखिक रूप से अपनी बातों को रखने में जिन्हें कठिनाई होती है, जो असहजता महसूस करते हैं, उनमें अफेजिया होता है। वे लिखित रूप में बहुत अच्छी तरह से वे अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन जब उन्हें मौखिक रूप से कहा जाए कि आप इसे बोलिए, तो वे क्या करेंगे? वे असहजता महसूस करेंगे। तो अफेजिया जो है ये भाषा संबंधित कठिनाई है या भाषा संबंधित ये विकार है। अब चलते हैं डिसकैलकुलिया। हाँ देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो, मैथ में दिक्कत हो, तो अगर मैथ में आपको दिक्कत हो, कठिनाई हो कैलकुलेशन में, तो ये क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है। जैसे ये क्या है? 5+5 और ये क्या है? 5×5। तो ये मैथ का सवाल है।
तो बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, तो जब बच्चे को कैलकुलेशन में कठिनाई होता है, दिक्कत होता है, तो वे जो होते हैं डिसकैलकुलिया से ग्रसित होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? देखिए मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालक में पाया जाता है? तो प्रतिभाशाली बालकों में नहीं, ऐसी बात नहीं है कि प्रतिभाशाली बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है, ये सही नहीं है। फिर क्या है? शिक्षित माता पिता के बालकों में, क्या शिक्षित माता पिता के बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है? नहीं, ये भी सही नहीं है। फिर धनी परिवारों के बालकों में, क्या धनी परिवार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? नहीं। किसमें पाया जाता है? सृजनशील बालकों में, यानी सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। या क्या है कि मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? तो सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। अब सृजनशील बालक होते क्या है? तो सृजनशील बालक वे होते हैं जो किसी चीज की अनुपस्थिति में भी उस चीज का वे निर्माण कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सृजनशील बालक कहते हैं। तो मौलिकता का गुण किसमें होते हैं? सृजनशील बालक में। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? मंद बुद्धि बालक की विशेषता होती है, यानी मंद बुद्धि बालक की विशेषता क्या होती है? यानी मंद बुद्धि बच्चे कौन होते हैं? तो वैसे बच्चे जिनका मस्तिष्क और बुद्धि कम विकसित होते हैं, उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। तो इसमें मंद बुद्धि बालक की विशेषता कौन सी है? तो कार्यपरक संबंधों को समझने में असफलता। हाँ, यानी कि मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं वे कार्यपरक संबंधों को समझने में असफलता महसूस करते हैं। फिर क्या है? बुद्धि लब्धि उनकी 80 से 89 होती है, लेकिन यहाँ क्या है? 105 से 110 के बीच है। तो ये भी मंद बुद्धि के बच्चे वे त्रुटियां अधिक करते हैं। फिर चौथा नंबर क्या है? जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ होते हैं। हाँ, यानी ये जो बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, वे जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ होते हैं। तो क्या है? ये भी आपका नहीं होगा, और आपका ये भी नहीं होगा, और आपका 4 नंबर नहीं होगा। मंद बुद्धि के बच्चे जो है सबसे अधिक क्या करते हैं? वे अधिक त्रुटियां करते हैं। मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वे अधिक से अधिक त्रुटियां करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 4, भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान है, यानी भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान, अंतिम पड़ाव क्या है? तो चलिए चर्चा करते। ध्वनि पहचानना। नहीं, ध्वनि पहचानना तो ये शुरुआती दौर की ही एक क्रिया है, यानी शुरुआती में ही बच्चे क्या करते हैं? ध्वनि पहचानने लगते हैं। फिर क्या है? भाषा विकास की पूर्णावस्था। फिर क्या है? ध्वनि उच्चारण। नहीं, बच्चा तो ध्वनि शुरुआती दौर में ही उच्चारण करने लगते हैं, यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं उसी समय से ध्वनि उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, यानी जन्म लेते हुए क्या करते हैं? रोने लगते हैं, ध्वनि क्या करते हैं? उच्चारण करने लगते हैं। फिर क्या है? शब्दोच्चारण करना, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं वे क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं। तो ये बोलना जो है ये अंतिम सोपान नहीं है। अंतिम सोपान क्या है? भाषा विकास की पूर्णावस्था है। भाषा क्या है? विकास की पूर्ण अवस्था है, यानी पूर्ण अवस्था है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या? भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान क्या है? तो भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। अब देखिए मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है। देखिए ये काफी बेहतरीन शिक्षा पद्धति है। कौन सा? मोंटेसरी। देखिए मोंटेसरी शिक्षा विधि क्या है? तो मोंटेसरी शिक्षा विधि में बच्चों को लिखना सिखाने के लिए आंख, कान
और हाथ पर विशेष प्रकार से बल दिया गया है, विशेष प्रकार से इसके प्रयोग पे जोर दिया गया है। तो इस विकास में यानी मोंटेसरी शिक्षा पद्धति में बच्चा लिखना सीखता है तो वहां उसका आंख, कान और हाथ अधिक सक्रिय रहता है, यानी अधिक सक्रिय इनको रखना ही क्या है, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का पहचान है या मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। और मोंटेसरी शिक्षा पद्धति में बच्चे जब लिखते हैं तो उनका आंख, कान और हाथ ये तीनों का सक्रिय भागीदारी हो, इन पर क्या किया गया है, जोर दिया गया है, इनके प्रयोग पे जोर दिया गया है और साथ ही साथ मातृभाषा में ही बच्चे लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, इस पे भी जोर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं मातृभाषा में शिक्षा हासिल करना। हाँ, ये मोंटेसरी विधि का ये क्या है, ये कथन है, इस पे मोंटेसरी विधि जोर देता है। लेकिन आगे चलते हैं, राष्ट्रभाषा में शिक्षा हासिल करना, नहीं ये नहीं है। त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत शिक्षा हासिल करना, नहीं ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। नहीं, देखिए मोंटेसरी विधि में है क्या, मोंटेसरी शिक्षा विधि में मोंटेसरी जी जो है वह बच्चे के मातृभाषा में ही सीखने पर बल दिए हैं। यानी उनका कहना है मोंटेसरी जी का कि बच्चे जब अपने मातृभाषा में सीखेंगे तो वे क्या करेंगे, अधिक से अधिक सीख पाएंगे। और ये 100% सही है कि जो बच्चा जिस परिवेश में पलता है, जिस परिवेश में वह रहता है, उस परिवेश की भाषा को वह काफी अच्छी तरह से जानता भी है और उसमें वह अधिक विकास भी करता है और उसे अधिक वह समझता है। यदि उस पर दूसरी भाषा थोप दी जाए तो उस भाषा को सोचने समझने में काफी समय लगता है। मातृभाषा में किसी भी क्षेत्र में बढ़ाई जाए तो वे अधिक बढ़ सकता है, वो अपना विकास बहुत तेजी से कर सकता है। तो मोंटेसरी जी का कहना था कि बच्चे अपना शिक्षा मातृभाषा में ही हासिल करें। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, आपके विचार में शिक्षा तब ही सार्थक होगी जब तक, यानी कि आपके विचार में शिक्षा कब सार्थक होगी। तो ऑप्शन देखिए, रोजगार केंद्रित हो, यानी शिक्षा को ऐसे बनाया जाए या शिक्षा रोजगार केंद्रित हो तब शिक्षा सार्थक होगी। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि रोजगार के लिए ही शिक्षा की आवश्यकता है, ये सही नहीं है। समाज केंद्रित हो, क्या शिक्षा को सिर्फ हम समाज तक ही रखें, क्या वह समाज पे ही केंद्रित हो? नहीं, ये भी सही नहीं है। क्या है, शिक्षा बाल केंद्रित हो, ये हो सकता है। फिर पाठ्यक्रम केंद्रित हो, क्या शिक्षा पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बस वह पाठ्य तक ही उसको संकुचित रखा जाए? नहीं, देखिए ये जो शिक्षा है ये बाल केंद्रित होनी चाहिए, यार बच्चों के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए और बच्चों को केंद्र बनाकर ही क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। यानी शिक्षा जो है वह तब सार्थक होगा जब शिक्षा बाल केंद्रित होगा। और मित्रों, अब आप लोगों के बीच में नोटिफिकेशन क्या है, देखिए सीटेट दिसंबर यानी सीटेट दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 11/1/2023, 18/1/2023 एंड 24/1/2023, which could not be complete in few centers to technical issue is rescheduled। यानी कहा जा रहा है कि जिन बच्चों का एग्जाम कब हुआ, 11 जनवरी, 18 जनवरी और 24 जनवरी का हुआ, यानी जिन स्टूडेंट्स का 11 जनवरी, 18 जनवरी और 24 जनवरी का एग्जाम हुआ, उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? कह रहा है कि फ्यू सेंटर्स टू टेक्निकल इशू, यानी कुछ सेंटर पे टेक्निकल इशू होने के कारण ये कैंसिल हो गया और फिर से इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड हमेशा चेक करते रहे ताकि आपका एग्जाम मिस ना हो। तो मित्रों, मैं इसी जानकारी के साथ
अब आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।